हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी जे इलेक्ट्रिकल इवनिंग शिफ्ट में जो 5 अप्रैल 2022 को पूछा गया था उसका हम पार्ट 2 लेने वाले हैं। नेक्स्ट हम जो देखेंगे, ये जो 20 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कवर कर चुके थे, तो इसका जस्ट अगले नेक्स्ट देखते हैं। ये 21 का क्वेश्चन, इन अ डीसी मशीन 8 पोल इसमें दिया है, लैब कनेक्टेड है, आर्मेचर 960 कंडक्टर है और इसका जो फ्लक्स है वो 40 मिली वेबर पर पोल है। इसका स्पीड दिया हुआ है 400 आरपीएम। तो डिटरमाइन करना है ईएमएफ जनरेटेड। ठीक है, तो इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। तो ये हमारा ईएमएफ का जो फार्मूला क्या होता है, 5P/N/60A। ओके, तो ये लैब कनेक्टेड है, तो लैब कनेक्टेड में क्या होता है, A = P। तो A = P हमारा काट देंगे तो हमारा फाई यहाँ पर फ्लक्स है। ठीक है, और स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है और नंबर ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है। तो हमारा ये जो जितना भी है सॉल्यूशन आ जाता है 256। इसमें ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार कनेक्टेड लोड में लाइन करंट एंड फेस करंट इक्वल होता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें यहाँ पर एक डायग्राम में दिया हुआ है, एक डेल्टा कनेक्शन और एक स्टार कनेक्शन। देखिए इसमें जो लाइन करंट है और फेस करंट स्टार के कनेक्शन में हमारा सेम होता है, लेकिन डेल्टा के कनेक्शन में लाइन करंट फेस करंट का √3 होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट के केस में क्या होता है, टोटल इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एवरेज पावर। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए इसमें हम लोग एक डेरिवेशन जो एक्सप्लेनेशन के थ्रू यहाँ पर समझाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हमारा बैलेंसिंग के कंडीशन में बोल रहा है ना, तो बैलेंसिंग के कंडीशन में जो ये है 120 आपस में एक दूसरे से 120 फेज डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमारा बैलेंस कंडीशन में सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर एक इंस्टेंटेनियस पावर दिया हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस पावर P = VI। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में V = Vm sin ω t और I = Im sin ω t, यहाँ पर एक और कुछ लिखना है। ठीक है, ω t - फाई। ठीक है, ये V और I का मान दिया हुआ है। तो हम इंस्टेंटेनियस पावर देखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर P = VI होता है। ठीक है, और इसी के ही जस्ट साइड में हम लोग एवरेज पावर को भी कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज पावर = VRMS × IRMS × cos फाई। ठीक है, तो जैसे जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि V × I, तो V × I हमारा क्या होता है, Vm sin ω t और I = Im sin ω t। ये सभी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो फाइनल निकलता है, फाइनल क्या निकलता है, फाइनल ये निकलता है। ठीक है, अगर यदि बैलेंसिंग के कंडीशन में होता है तो cos ω t - फाई ये 0 होता है, तब के कंडीशन में Pi = 1/2 Vm Im cos फाई। सेम उसी प्रकार से देखते हैं हम लोग एवरेज पावर के कंडीशन में। एवरेज पावर में भी क्या होता है, एवरेज पावर में भी वैसी VRMS = Vm/√2, उसी प्रकार से Vaverage = 1/2 Vm Im cos फाई। सो बैलेंसिंग की कंडीशन में ये दोनों इक्वल के कंडीशन में है, इसलिए ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डाइवर्सिटी फैक्टर निकालना है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर में क्या है, इसमें बोला क्या गया है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर विल ऑलवेज बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। देखो ये डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन होना चाहिए, इसका एक फार्मूला है, डाइवर्सिटी फैक्टर = सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, इन सर्किट ब्रेकर में विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट करेक्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग आर्क रेजिस्टेंस। देखो इंक्रीजिंग आर्क रेजिस्टेंस के कंडीशन में बोला है, तो हम लोग एक फार्मूला से देखना चाहेंगे, R = ρL/A। जैसे अगर यदि R को इंक्रीजिंग करना है तब के कंडीशन में L को इंक्रीजिंग करेंगे तभी R इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इससे हमारा ये जो सेटिस्फाई स्प्लिटिंग द आर्क। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्प्लिटिंग द आर का, ठीक है। अब जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करेंगे तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये हमारा रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन ऑफ आर का, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है जो कूलिंग द आर का, ठीक है ना। कूलिंग द आर का, कूलिंग आर को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है। तो आर को इस आर को कूल करेंगे तब के कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। हमारा जो दो प्रकार के मेथड होता है, क्या चीज़, सर्किट ब्रेकर, सर्किट दो प्रकार सर्किट ब्रेकर में जो आर्क एक्सटिंग्विशन का जो दो मेथड होते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेथड, एक लो रेजिस्टेंस मेथड। तो ये जो तीन है वो हाई रेजिस्टेंस मेथड का एग्जांपल है। इन केस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में हमारा इंडक्शन मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर केस में जो स्टार्टिंग टार्क क्या होना चाहिए, तो स्टार्टिंग टार्क क्या होना चाहिए हम लोग इसमें देखते हैं। तो जैसे स्टार है ये, ठीक है नहीं, और एक ये डेल्टा है, तो सबसे पहले स्टार मान के चलो, तो जो टी इज़ प्रोपोर्शनल टू वी फेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, और डेल्टा के कनेक्शन में भी लिख दिए हैं। लेकिन स्टार के कनेक्शन में भी क्या होता है, वी फेस क्या होता है, VL/√3 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो टोटल हमारा जो कैलकुलेशन आया है 1/3 के रेशियो में आया है। तो स्टार्टिंग टार्क इज इक्वल टू 1/3 इंटू डिफ्लेक्टिंग टार्क, ठीक है। या फिर डेल्टा टार्क या फिर फाइनल टार्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो स्टार्टिंग के केस में देखो, स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग के केस में हम लोग स्टार में कनेक्ट होता है, और ये रनिंग के केस में हमारा डेल्टा में कनेक्ट होता है। देखो इसमें आई रूल्स बहुत पूछे जाता है। इसमें आई रूल्स बहुत इसलिए पूछे जाता है क्योंकि ये हाई लेवल जो एग्ज़ाम है या फिर जो भी एग्ज़ाम है इसमें अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है। एज पर द आई 1956 अ क्लियर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन खालिस्तान इन विथ सेल बी प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ स्विच बोर्ड। तो इसका 1 मीटर होता है। इन अल्टरनेटर केस में देखो, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखो हम लोग इसको बता रहे हैं ना। अल्टरनेटर केस में जीरो पावर फैक्टर लैग के कंडीशन में प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है। और जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में हमारा प्योरली मैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है। और यूनिटी पावर फैक्टर के केस में हमारा जो अल्टरनेटर है वो प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। और जीरो पावर फैक्टर लैग के केस में हमारा पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग और पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है। एक और जो लास्ट आ जाता है हमारा 0.8 पावर फैक्टर लीड के केस में हमारा जो अल्टरनेटर होता है वो पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और पार्शियली मैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है। तो इसी के ही जस्ट अपोजिट में हमारा सिंक्रोनस मशीन होता है जो इसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर जीरो पावर फैक्टर लेग के कंडीशन में प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होता है, तो सिंक्रोनस मशीन में हमारा प्योरली मैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा प्योरली मैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो हमारा जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में बोला है, तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में हमारा क्या है, ये है। तो प्योरली मैग्नेटाइजिंग मतलब वूल मैग्नेटाइजिंग कंप्लीट, ठीक है। Which of the following is not a valid method of स्पीड कंट्रोल ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड में 3 प्रकार के होते हैं, एक रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड और एक टैप्ड चेंजिंग मेथड और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हम लोग जो आर्मेचर के सीरीज़ में हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। जैसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, जैसे ही हमारा स्पीड बढ़ता है तो ये वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हमारी स्पीड कम हो जाता है, ठीक नहीं। एक टैप चेंजिंग कंट्रोल मेथड में क्या होता है, हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको बहुत सारे टर्न में विभाजित करते हैं, जो इसमें हमारा
टैप चेंजिंग कंट्रोल मेथड होता है, ठीक नहीं। एक होता है हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैकेनिज्म है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच में क्या होता है, यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है आर्मेचर के सीरीज़ में, ठीक है। तो आर्मेचर के सीरीज़ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। इसी के ही जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जस्ट पैरेलल में हमारे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे ही हमारा नॉर्मल स्पीड रहता है, ठीक नहीं, नॉर्मल स्पीड के कंडीशन में तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट होता है, लेकिन जो एक रेटेड स्पीड से हाई स्पीड हो जाता है, रेटेड स्पीड से हाई स्पीड होने की वजह से हमारा जो स्विच जो मैकेनिज्म है होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक नहीं। तो जैसे स्विच मैकेनिज्म ओपन होता है तो हमारा जो करंट है वो रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने लगता है, ठीक नहीं। तो रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज ड्रॉप करता है और स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देता है, जो कैपेसिटर क्या काम करता है, यहाँ पर स्पार्किंग होता रहता है, स्पार्क होते रहता है जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जैसी कनेक्ट डिसकनेक्ट करते हैं, तो इस स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है एक और काम करते हैं जो सिग्नल रेडियो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, उसको भी रिड्यूस करता है। तो ये 3 प्रकार का हमारा मेथड है। तो हमारा ये जो शेडेड पोल मैकेनिज्म है हमारी स्पीड कंट्रोल मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इफेक्ट इज मोस्ट, ठीक है, स्किन इफेक्ट इज मोस्ट डोमिनेटली ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है। ये इंडक्शन हीटिंग होता है, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इंडक्शन हीटिंग मेथड के बहुत सारे टाइप्स देखते हैं, जो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग के रूप में, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के रूप में। तो यहाँ पर जो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग के रूप में रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, आर्क हीटिंग और इंफ्रारेड रेडिएशन हीटिंग, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के रूप में इंडक्शन हीटिंग के अंतर्गत ईडी करंट हीटिंग, ईडी करंट हीटिंग जो हमारा NHPC 5 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। और ये जो है स्किन इफेक्ट जो है इसको इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, वैसे ही इसमें हीटिंग के बहुत सारे मेथड हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं आप। स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेस स्टार व्हेन, देखो जब स्टार डेल्टा स्टार्टर को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टर, तो यहाँ पर स्टार्टर और मोटर ये दोनों के बीच में कितना कंडक्टर का रिक्वायरमेंट होती है, इस चीज़ को पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है इसका, ठीक है नहीं। यहाँ जो स्टार्टर और मोटर ये दोनों के बीच में कितना कंडक्टर है, 6 कंडक्टर टोटल यूज़ होता है। इसका जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का फाइनल जो डायग्राम है इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इस चीज़ को जानकारी दिया है। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना होता है, ±3% होता है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं जो सिंगल फेज सप्लाई आता है 230 वोल्ट का, 230 वोल्ट में हमारा जो वोल्टेज वेरिएशन होता है, वोल्टेज वेरिएशन कितना होता है, ±5%। वैसे ही थ्री फेज जो 440 वोल्ट आता है, ठीक नहीं, या फिर 400 वोल्ट आता है, इसमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ±6% होता है। ट्रांसमिशन लाइन में ±12% होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ये डायनेमोमीटर टाइप में क्या चीज़ इनकरेक्ट है, इस चीज़ को बोला गया है। डायनेमोमीटर टाइप में क्या चीज़ इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम में क्या क्या चीज़ समझ आ रहा है, तो डायग्राम में ये चीज़ समझ आ रहा है कि जो डायनेमोमीटर का जो सीरीज़ कॉइल है, सीरीज़ कॉइल जो है वो फिक्स्ड किए गए हैं, ठीक है। और प्रेशर कॉइल जो है वो मूविंग किया गया है, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ दिख रहा है, इसमें जो डायनेमोमीटर में जो वोल्टेज, सबसे पहले तो इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसका जो वोल्टेज है वो 600 वोल्ट तक यूज़ किए जाते हैं। इससे ज़्यादा के लिए हम लोग पोटेंशियल कॉइल PT का यूज़ करते हैं, ठीक नहीं। और इसमें जो करंट होता है 20 एम्पियर तक यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा के लिए हम लोग CT यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाया गया है। ये रेजिस्टेंस क्या काम करता है, देखो प्रेशर कॉइल एक मूवेबल कॉइल होता है, ठीक नहीं। मूवेबल कॉइल होने की वजह से यहाँ पर और टेम्परेचर में वेरिएशन कम ज़्यादा होते रहता है। तो वेरिएशन में
टेम्परेचर के चेंज होने पर इसका जो प्रेशर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक मैग्नीन का एक प्रेशर कॉइल के जो सीरीज़ में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर है इसको एसी और डीसी दोनों में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला जो आंसर है हमारा, ठीक है, हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ देखते हैं, जो कॉइल होते हैं, ठीक नहीं, करंट कॉइल होते हैं, ये करंट कॉइल जो है एयर कॉइल होता है, ठीक है, एयर कॉइल है। तो अब देखो इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, इसमें जो कंट्रोलिंग टार्क जो है स्प्रिंग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इस और इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो एयर फ्रिक्शन के थ्रू होता है। अ रिंग शेप्ड कोर विथ, देखो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक नहीं, और फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है। तो फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया जो सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और फ्लक्स डेंसिटी दिए हुए हैं तो फ्लक्स का मान हमारा निकल जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, तो इसके जरिए हमारा निकल जाता है। द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, ये इसका रेजिस्टेंस कितना कितना होना चाहिए, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक यूज़ किया जाता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो 100 किलो हर्ट्ज से 100 गीगा हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है उसको हम लोग टावर ट्रांसमिशन ये सब में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी का आउटपुट रेजिस्टेंस 600 वोल्ट ओम होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का 50 ओम होता है। देखो इसमें अल्फ़ा का मान दिया हुआ है और बीटा का मान निकालना है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा होता है, वैसे ही बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा होता है और गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा होता है। ये तीनों फार्मूला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये फार्मूला को याद रख लो जो हमेशा काम आता रहता है, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, उस अल्फ़ा के जरिए हमारा आंसर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो इसमें एक क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रहा है, जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या आता है, कंडक्टर आता है, कंडक्टर जैसे कॉपर सिल्वर ये सब आता है। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीन है वो जो यहाँ पर जो मैग्नीन है वो मैग्नीन जो है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट में आता है, ठीक नहीं, मैग्नीन जो है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट में आता है। और यहाँ पर सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में आता है। इंसुलेटर माइका इंसुलेटर है जो, ये भी सेमीकंडक्टर माइका इंसुलेटर है जो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के रूप में आता है। और ये जर्मेनियम ये भी है जो है सेमीकंडक्टर के रूप में आता है। देखो निगेटिव, पहले तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट देखते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या आता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, टेम्परेचर के चाहे बढ़े या फिर घटे लेकिन रेजिस्टेंस में नो चेंज होता है। A three-phase motor draws 5.6 kilowatt power when subjected to the apparent power of 700 वाट। ये देखो ये वाट नहीं है, ये VA है। फाइंड पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू KW/kVA। और इसका एक और फार्मूला होता है R/Z, जो इसका ये यहाँ से निकल जाता है। देखो ये अपरेंट पावर है, अपरेंट पावर जो है KVA। तो यहाँ पर K और K को अगर यदि चाहे तो K और K को काट सकते हैं, या फिर इसमें जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही हमें लिखना है। जिस प्रकार से देख सकते हैं हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल डायग्राम है। यहाँ पर करंट का मान फाइंड करने के लिए बोला है, तो करंट का मान फाइंड करने के लिए करंट का मान फाइंड करना है, तो ठीक है ना। तब की कंडीशन में अगर यदि करंट का मान फाइंड करना है तो I = V/R, ठीक है।
तो भी यहाँ पर कौन कौन सा है, 3 वोल्ट है और 5 वोल्ट है, ठीक नहीं। तो भी और आर इसके जरिए हमारा आंसर मिल जाता है -0.2 एम्पियर। देखो इसमें क्या क्या दिया है, वोल्ट दिए हैं, ठीक है, वोल्ट दिए हैं और यहाँ पर एक टोटल फ्लक्स 2500 ल्यूमेन दिया है, ठीक है। टोटल जो फ्लक्स हमारा 25 फ्लक्स इतना दिया है और हमारा करंट का मान दिया हुआ है। तो देखो इसमें ल्यूमन पर वाट बोला है, ठीक है ना। तो ल्यूमन पर वाट बोला है, तो ल्यूमन देखो यहाँ पर ल्यूमन तो 2500 ल्यूमन है, ठीक है, और वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पर करंट दिया हुआ है। तो इसमें हमारा आंसर निकल जाता है 20, ठीक है, 20 ल्यूमन पर वाट हो जाता है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, टू रिड्यूस द लोडिंग एरर ऑफ द वोल्टमीटर टू लेस देन 1%, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर शुड बी एट लीस्ट खालिस्तान एज लार्ज एज द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ अक्रॉस विच द वोल्टमीटर इज बेइंग मेजरमेंट। देखो इसमें क्या बोला है कि वोल्टमीटर के लोडिंग एरर को रिड्यूस करना है लेस देन 1%, 1% से कम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना लार्ज करना पड़ेगा, जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना लार्ज करना पड़ेगा जो इसको मेज़र किया जा सके। देखो यहाँ पर वोल्टमीटर का देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है नहीं, आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। तो हम मान के चलो 1% अगर दी इसका जो होता है लोडिंग एरर को कम करेंगे, ठीक है नहीं, तो रेजिस्टेंस को हम 100 टाइम्स बढ़ा देंगे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 आएगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।